नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत और इजराइल मिलकर चीन का सामना करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या चीन की सेना नेपाल के अंदर घुस चुकी है। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक बार फिर इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे भारत और इजराइल मिलकर चीन का सामना करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि हथियारों के डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और कोई भी देश 5 या 10 सालों में हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 1969 में भारत ने हल्के लड़ाकू विमानों को बनाने का फैसला किया था, लेकिन भारत की पुरानी सरकारों ने इसके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर तब से ही अच्छे से हल्के लड़ाकू विमानों के डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता तो आज भारत कई जनरेशन के हथियार बनाने में बहुत आगे होता और आज भारत को तेजस फाइटर प्लेन के लिए कावेरी जैसे इंजन के विकास या फिर अन्य हथियारों के विकास के लिए विदेशी कंपनियों से सहायता नहीं मांगनी पड़ती। वैसे ये बात तो अब पुरानी हो चुकी है और नए भारत के नई सरकार ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत 2027 तक भारत हथियार बनाने के मामले में 70% आत्मनिर्भर होगा और इसमें इजराइल भारत का बहुत बड़ा साझेदार बनेगा। दरअसल भारत अगले 7-8 सालों में अपनी सेना और हथियारों को अत्याधुनिक बनाने के लिए 130 अरब डॉलर खर्च करने का फैसला लिया है और इसमें इजराइल की कंपनियों को बहुत बड़े पैमाने पर आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ इजराइल और भारत मिलकर डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग करेंगे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारत आने वाले समय में रूस, फ्रांस और अमेरिका को छोड़कर इजराइल के साथ ही हथियारों की डील करना चाहता है और भारत के लिए हथियारों के क्षेत्र में इजराइल ही बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फिलहाल इजराइल और भारत के बीच में लगभग 5 अरब डॉलर का ही व्यापार होता था, जो आने वाले 7-8 सालों तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल आने वाले कुछ सालों में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इसके साथ ही इजराइल भारत को हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करेगा, जो कि भारत के दुश्मन देशों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बता दें कि भारत जल्द से जल्द हथियारों के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यही वजह है कि भारत और इजराइल के बीच में 130 अरब डॉलर की भारी भरकम डील हुई है। अब हम बात कर रहे हैं आज की दूसरी खबर पर। क्या चीन की आर्मी नेपाल के अंदर घुस चुकी है? दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि चीन केवल और केवल विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहा है और इस नीति के तहत वह अपने सभी पड़ोसी देशों को लगातार परेशान करता आया है। सीमा पर भारत से तनाव के बाद अब चीन छोटे छोटे देशों पर भारत का गुस्सा निकाल रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। चीन के बहकावे में आकर नेपाल लगातार भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। इसके अलावा चीनी आर्मी धीरे धीरे नेपाल के अंदर प्रवेश कर रही है और यह चीनी सेना नेपाल के बॉर्डर पर खड़ी हो रही है। सोर्सेस की माने तो नेपाली वेशभूषा में चीनी सेना नेपाल के बॉर्डर को संभाल रही है और ये नेपाल को कब्जाने के लिए चीन का पहला कदम है। भारत के प्रति नेपाल को उकसाकर सीमा विवाद को तूल देने वाले चीन ने अब नेपाल के ही पीठ में छुरा घोंप दिया है और यही वजह है कि नेपाल को अब अपनी गलती का आभास होने लगा है। दोस्तों, हम नेपाल की बात कर रहे हैं, ना कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की, क्योंकि चीनी मोह में फंसे केपी शर्मा ओली को तो कभी आभास ही नहीं होने वाला है कि चीन उनके साथ क्या कर रहा है। अभी हाल ही में नेपाल में चीनी कब्जे की सच्चाई सामने आई है, जिसके बाद नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और गो बैक चाइना के नारे लगा रहे हैं। नेपाली लोगों ने चीन से मांग की है कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण बंद करें। पर दोस्तों, इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कोई और नहीं बल्कि खुद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली है, क्योंकि चीन को लेकर उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है। बता दें कि चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। ये कंस्ट्रक्शन नाख्या गांव में हुआ है। भारत के साथ विवाद और सर्दी का मौसम करीब आने की वजह से नेपाली सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चीन ने यह हरकत की है। चीन ने इन बिल्डिंग्स को बनाने का काम पूरा कर लिया है और अब वो बिल्डिंग्स के करीब नेपाल के स्थानीय लोगों को आने से रोक रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन की तरफदारी करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि नेपाल की आम जनता ओली सरकार से पूछ रही है कि उसने कितने रुपए में चीन की सरकार से नेपाल का सौदा कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर पर। पाकिस्तान की हुई एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती।
दोस्तों, पाकिस्तान को जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो वह केवल एक ही काम करता है, भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करना, कश्मीर का रोना रोना और धमकी देना। यानी कुल मिलाकर उसे बस एक मौका चाहिए जहां वह भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला सके। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत को पहले से इस नापाक साजिश की भनक लग गई और फिर ठीक इससे पहले ही यूएनजीए में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। यूएनजीए में जब इमरान खान बोलने वाले थे, ठीक उससे पहले ही इंडियन डिप्लोमेट सदन से वॉकआउट कर गए। कोरोना वायरस संकट के कारण यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आयोजन वर्चुअल मीटिंग के तौर पर किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस किया। वहीं इमरान खान ने जब बोलना शुरू किया तब यूएनजीए में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट ने उन्हें टाटा बाय कर दिया। इस स्पीच के दौरान पीएम इमरान खान ने एक बार फिर जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाया और मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश की, जबकि भारत इस मुद्दे पर पहले ही जवाब दे चुका है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान से पीओके पर अवैध कब्जा खाली करने के लिए भी कह दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अब बात केवल पीओके की होगी और किसी की भी नहीं। इसके साथ ही इंडियन डिप्लोमेट ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने आज कहा कि ऐसे लोग जो नफरत या हिंसा फैलाने का काम करते हैं उन्हें गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। उन्होंने जब ऐसा कहा तो हमें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि क्या वो खुद का ही जिक्र कर रहे थे। इस असेंबली ने आज एक ऐसे व्यक्ति को सुना है जिसके पास खुद की ओर से दिखाने के लिए कुछ नहीं था, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिस पर वो बात कर सके, दुनिया के लिए जिसके पास कोई भी सुझाव नहीं था। बजाय इसके हमने देखा कि इस असेंबली के माध्यम से झूठ, गलत खबरें, युद्ध की धमकी और द्वेष फैलाने का काम किया गया। ये वही देश है जो खतरनाक और लिस्टेड आतंकवादियों को शरण देता है। जिस नेता को हमने सुना है, ये वही शख्स हैं जिन्होंने साल 2019 में यूएस में सार्वजनिक तौर पर माना था कि 30,000 से 40,000 तक ट्रेंड आतंकवादी अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान का केवल एक ही प्रोपेगेंडा है और वो है झूठ फैलाना। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई हो, बल्कि ये तो पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ। This is the same country that provides pensions for dreaded and listed terrorists out of state funds. This is the same country that has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. The leader whom we heard today is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir.